अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राजनीति और उत्तर प्रदेश एक दूसरे का पर्याय है। यूपी में एक चुनाव खत्म हुआ और दूसरा चुनाव सिर पर आ गया है। ये है विधानसभा का उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में 9 विधायक सांसद बन गए हैं, उनकी सीटें रिक्त हुई हैं, तो 9 ये सीटें और एक इरफान सोलंकी की, टोटल 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। 10 सीटें कोई मामूली नहीं होती, बहुत अधिक होती हैं। ये अगर बीजेपी की तरफ गई तो क्या होगा, और सपा अगर सब सीट कब्जा कर ली तो फिर बीजेपी का क्या होगा। अभी के जो ताज़ा मैंडेट आए हैं वो बीजेपी की हालत पतली है। गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हावी है। बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई है, उसको बहुत अपनी सीटें गंवानी पड़ी और सर्वाधिक नुकसान जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का हुआ है, जो दोनों अपने 9% वोट शेयर खो चुके हैं। बढ़ा कौन? 18% से 33 पहुंच गई समाजवादी पार्टी और 6% से सीधे जंप करके तीसरे नंबर की पार्टी बन गई कांग्रेस 9.7% वोट के साथ। बहन भाइयों, क्या उत्तर प्रदेश का ये मैंडेट आगे कंटिन्यू रहेगा? हम आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। बहन भाइयों, आज हम जिस विषय को लेकर डिबेट में आए हैं उससे पहले की एक धमाकेदार खबर है। राहुल गांधी रायबरेली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहेंगे। वो वायनाड सीट छोड़ दी है उन्होंने। वायनाड सीट से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है और अब परमानेंट वो रायबरेली की राजनीति करेंगे। राहुल गांधी रायबरेली को स्थायी सांसद प्राप्त हो गया गांधी फैमिली से। तो राहुल के रायबरेली से रहने का तात्पर्य क्या है? बहनों भाइयों, राहुल अकेले रायबरेली में नहीं है, वो अमेठी भी कवर करेंगे। भले टेक्निकली वो एक सीट से हों, पर बेसिकली वो रिप्रेजेंट 2 सीट करेंगे, रायबरेली और अमेठी। और उनके रहने मात्र से कांग्रेसियों को उत्साह बढ़ा रहेगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लोग हालांकि दबी जुबानी बात कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा की जमकर तारीफ की और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बेहतरीन प्रदर्शन का श्रेय भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका गांधी को दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में वो पार्टी के साथ वहाँ खड़ी रहीं, लड़ी, संघर्ष की और कांग्रेस को स्थापित करके गई। अब प्रियंका गांधी वायनाड की तरफ रुख कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से क्या उनका जुड़ाव बना रहेगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो अब जब गांधी फैमिली का फोकस राहुल गांधी का उत्तर भारत में रायबरेली की सीट पर है, तब क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस इस इलाके में अपनी पकड़ को और मजबूत कर पाएगी और इसका प्रभाव कांग्रेस पर क्या पड़ेगा, ये भी आज हमारी चर्चा का एक हिस्सा रहेगा। लेकिन मुख्य मुद्दा है हमारा उत्तर प्रदेश की रिक्त हुई 10 सीटें विधानसभा की। आज नहीं तो कल चुनाव आयोग को यहाँ पर सीटें घोषित करनी पड़ेंगी। बाई इलेक्शंस यहाँ पर होंगे और अगर होंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। ताज़ा मैंडेट बहनों भाइयों भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। बीजेपी हारते ही उनके यहाँ सिर्फ उठौल भी शुरू हो गई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। लेकिन बीजेपी ने अभी कोई हाई प्रोफाइल रिव्यू नहीं किया, समीक्षा नहीं की कि आखिर इस तरह की उसकी हार के कारण क्या हैं। बहनों भाइयों, नुकसान भारतीय जनता पार्टी के किसी एक इलाके में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर इलाके में बीजेपी को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। वो इलाका है पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी किलेबंदी करके अपनी ताकत जमा कर ली थी। वो एरिया उन्हें बुरी तरह से हारना पड़ा। फिर आप चलिए एकदम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, रॉबर्ट्सगंज से हार शुरू हुई है बीजेपी की, वो जाके थमी है नेपाल बॉर्डर पर लखीमपुर खीरी में। बीच की सीटों में प्रधानमंत्री की सीट, भदोही की सीट, फूलपुर की सीट केवल जीत पाई बीजेपी, वरना बीजेपी का सफाया। और अगला चरण, अगला कहाँ बीजेपी टिक पाई? गोरखपुर रीजन में, योगी आदित्यनाथ के इलाके में, और इधर एनसीआर के इलाके में, और मध्य उत्तर प्रदेश के इलाके में, और बरेली रीजन में थोड़ा। बहनों भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सबसे बड़ा मतदाता वर्ग ओबीसी कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी से अधिकांशतः शिफ्ट होकर वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ चली गई है। अब बीजेपी के सामने इसी बात की चुनौती है कि इन्हें वापस कैसे लाएं, और आप ही को ये वोट शेयर में रिफ्लेक्ट दिखेगा। बस सिंपल सा आपको डेटा उठाना और ये देख लेना है। डेटा ये उठाना है कि बीजेपी पिछली बार कितने प्रतिशत पे थी? 50% वोट शेयर था बीजेपी का, मोर देन 50। अभी बीजेपी आके कहाँ रुकी है? 41% पे। नुकसान कितना हुआ? 9% से अधिक वोटों का। किसका? बीजेपी का हुआ।
दूसरा बड़ा नुकसान किसका हुआ, यानी जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के वोट थे वो कहाँ गए। बीएसपी जब समाजवादी पार्टी के साथ 2019 लड़ी थी, उनका वोट शेयर था 19%, 19। अभी कितना रह गया है, 9.46। नुकसान कितना हुआ, तकरीबन 10% वोट का। किसका, बीएसपी का। 10 इनका गया और बीजेपी का कितना गया, 9% से ऊपर। टोटल 19% का ये वोट शेयर दोनों पार्टियों से निकल गया। कहाँ गया, ये समाजवादी पार्टी में गया, और जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ रही थी वहाँ भी गया, वो कांग्रेस को मिला। ये किसके वोट थे, ये नान यादव ओबीसी वोट थे। ये किसके वोट थे, ये नान जाटव शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के वोट थे। और कई जगहों पर जाटव कम्युनिटी यानी शेड्यूल्ड कास्ट की जाटव कम्युनिटी ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। बीजेपी के लिए खास बात यह थी कि उनका जो अपर कास्ट वोट बैंक है वो कंसोलिडेट रहा, वो उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा, जिसके कारण बीजेपी थोड़ा परफॉर्म कर पाई। अगर ये कम्युनिटी बीजेपी से थोड़ा दरकती, अपर कास्ट, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, ये कम्युनिटी, अपर कास्ट से केवल एक कम्युनिटी बीजेपी से गई है, उनके हाथ से स्लिप किए, वो हैं भूमियार। बाकी ये सब बीजेपी के साथ खड़े रहे। सीटवार अलग विषय हो सकता है कि बांदा में मयंक द्विवेदी को दे दिए, बलिया में थोड़ा सनातन पांडे को मिल गया हो, इस तरह कुछ अलग अलग हुआ है। लखीमपुर खीरी में धौरारा में अवस्थी को मिल गया वोट, श्याम किशोर अवस्थी को। ये अलग सीट के अलग अलग इक्वेशंस रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में अपर कास्ट कम्युनिटी ने वोट किया है बीजेपी को, और मेजॉरिटी में वोट किया है ओबीसी कम्युनिटी ने सपा और कांग्रेस को। मेजॉरिटी में वोट किया है नॉन जाटव एससीज ने समाजवादी पार्टी और इधर, और मुस्लिम वोट वो एक चौराहे से होकर गुजरा, वो गया समाजवादी पार्टी में, और यादव वोट का भी यही रहा। बीजेपी को सब जगह से, ऐसा नहीं कि बीजेपी को कुछ नहीं मिला, मिला, लेकिन पॉकेट से मिला। इसीलिए आप देखें कि जो 4 लाख से जीता करते थे वो कुछ हज़ार वोटों से जीतने के लिए गिरते पड़ते आगे बढ़े। उदाहरण के तौर पर लखनऊ के बगल में उन्नाव जैसी सीट देख लीजिए, आप गाजियाबाद की सीट देख लीजिए, खुद प्राइम मिनिस्टर की सीट देख लीजिए, खुद लखनऊ में राजनाथ की सिंह की सीट देख लीजिए। जो 5 लाख से जीतने का दावा कर रहे थे, लाले पड़ गए थे कि आगे कैसे बढ़कर वोट जीतें। बामुश्किल वो 1.25 लाख वोट से जीत पाए। एक टाइम तो 75,000 तक की सिर्फ लीड थी। तो ये तबाही बीजेपी की यूं ही नहीं आई वोटों की, इसके पीछे के मूल कारणों का अध्ययन बीजेपी को करना चाहिए। अब अगला मुकाबला कहाँ होने जा रहा है, इन 10 सीटों पे। कौन सी, जो विधानसभा के उपचुनाव में खाली हुई हैं। सपा की हैं 4, बीजेपी की हैं 5, और एक अब इरफान सोलंकी वाली मानिए तो 5-5 दोनों की कर लीजिए। लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन 2 सीट है। कौन सी, करहल अखिलेश यादव, मिल्कीपुर अवधेश पासी, जो इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति के सुपरस्टार हैं। जहाँ जा रहे हैं वहाँ सेल्फी खींच रही है, जहाँ जा रहे हैं लोग खैर मकदम कर रहे हैं, इज्जत मिल रही है बहुत अवधेश पासी को। वो सुपरस्टार हैं इस वक्त के उत्तर प्रदेश की राजनीति के। अयोध्या से चलते हैं दिल्ली तक तो हर कोई बिस जा रहा है। क्यों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के न हारने वाले किले में बीजेपी को हराकर सीट जीत कर आए। तो क्या होगा इन 10 सीटों पर, आज चर्चा इसी विषय पर। कुछ स्टेटमेंट, फिर डिबेट आगे बढ़ेगी। नतीजे आए, उनकी समीक्षा हो गई है, समीक्षा चल रही है। समीक्षाओं से सबक लेते हुए हम उपचुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, और मजबूती के साथ लड़ेंगे नहीं, इस बार जीतेंगे भी। जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है, योगी जी की नीतियों को पसंद कर रही है, ये उपचुनाव में दिखेगा। जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी हो गई है। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि 10 सीटों पर चुनाव विधानसभा में होने हैं, 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीते, इंडिया गठबंधन चुनाव जीते। 2024 के रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार का एनालिसिस तो जरूर किया होगा, पर मैं उम्मीद करती हूं कि अपने अहंकार को भी वो कम रखेंगे। इस बार 2027 की राहें भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होंगी, क्योंकि रायबरेली से सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी ने मन बना लिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश के मुद्दे संसद में गूंजेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से हैं, हेमंत तिवारी
जाने माने पत्रकार वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, और अब क्या आप दूसरी भिड़ंत के लिए तैयार हैं जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है? बस हेमंत जी बता रहे थे कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आने वाला है, तो क्या बीजेपी जिसको अभी इतनी करारी शिकस्त मिली है, क्या वो इस हार से उबर पाई या अभी बीजेपी में अवसाद का ही दौर चल रहा है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी ने वो भी दिन देखे जब 2 लोकसभा थी और बीजेपी ने वो दिन भी देखे जब 303 लोकसभा थी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसको विपक्ष कहते आया है हमेशा कि चुनावी मोड में रहती है, और देश के लोकतंत्र का भी इस तरह का नक्शा है कि पूरे 5 साल चुनाव होते ही रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले हर चुनाव के लिए तैयार है। हाँ, ये जरूर है कि जब भी पार्टी जीतती है, किन कारणों से जीती, आगे क्या करेगी, या हारती है, किन कारणों से हारी, उनकी समीक्षा करती है। हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए हमारे यहाँ अध्यक्ष जी ने एक टीम बनाई है जो लोकसभा वाइज गई है, जल्दी अपनी समीक्षा देगी। और मुझे लगता है जैसे जीत के 100 कारण होते हैं, हार के भी अलग अलग 100 कारण होते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी की हार का कोई ना कोई कारण होगा जो टीम लेकर आएगी, उस पर पार्टी अपना आकलन करेगी, आत्मलोकन करेगी, आत्मचिंतन करेगी, और नई ऊर्जा के साथ मोटा मोटी तो आइडिया लग ही गया होगा कि ये कैजुअलिटी हुई है, तो इसके मोटा मोटी कारण क्या है? 2-4 बीमारियां तो पता चली गई होंगी, वो थोड़ा शेयर करें। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण एक जो सामने आ रहा है कि बहुत से लोगों को ये पीड़ा हो रही है कि वो इस चुनाव में अच्छी तरह भाग नहीं लिए। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता, समर्थक और कार्यकर्ता, लोगों को लगा ही नहीं कि हम हार जाएंगे, इसलिए बहुत से लोगों का ये पीड़ा धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी। हार के अन्य भी 100 कारण होंगे, और मुझे लगता है कि हमारी जो टीमें गई हैं वो बेहतर ढूंढ कर लाएंगी और उसकी समीक्षा करके आगे का रास्ता खोजेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हम पहले से मानते हैं कि जो मैंडेट है उसका हम सम्मान करते हैं, मैंडेट को खारिज नहीं करते, मैंडेट से ही जो क्या भारतीय जनता पार्टी को आगे के चुनाव में आगे की तैयारी के साथ उतरेंगे। क्या बीजेपी को ये मानने में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई नीतिगत पेंच फंसा हुआ है कि आपके अंदर भी वही समस्या आ गई जो विपक्ष में कभी होती थी, भीतरघात, गुटबाजी? देखिए, मुझे लगता है जैसे जीतता है आदमी तो वो जीत सिर्फ अपने तक सीमित रखता है, और हारता है तो कई बार निर्दोषों को भी दोषी समझ लेता है। तमाम खबरें आती हैं, और एक कहावत है, चाणक्य लिख गया कि राजा कान से देखता। जब आदमी सीट पे बैठा होता है तो जो आकर कहता हो, परेशानी के दौर में कान जानदा काम करने लगते। मुझे लगता है समीक्षा होने दीजिए, जिन्होंने गलतियां की होंगी वो गलतियों से सबक लेंगे, जिन्होंने 10 साल सांसद रहे अगर हार गए तो वो अपनी गलतियों से सबक लेंगे, और जो कार्यकर्ता या नेता इसके लिए दोषी होगा वो अपनी गलतियों से सबक लेंगे। पार्टी सबके लिए बराबर का व्यवहार करेगी। हम ही ने आपको सांसद की टिकट दी थी, हम ही ने आपको विधायक की टिकट दी थी, अब इसी जनता ने आपको सांसद विधायक बनाया था। अपनी कमियों का, पार्टी की कमियों का, संगठनात्मक कमियों का, सत्तात्मक कमियों का हम आत्मलोकन, आत्मचिंतन करके आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम सवाल है इस राउंड का आपसे कि जिन 10 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है, इस मन स्थिति के साथ बीजेपी कैसे गठबंधन का मुकाबला कर पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना कि बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाएगी, मुझे लगता है ये आज के इस दौर में इतने हारने के बाद भी सत्य के आसपास नहीं है। बीजेपी पूरी मैं मन स्थिति की बात कर रहा हूं सर, आपने तो अज्यूम भी कर लिया, ठोकर लगी है। मत देखिए, नहीं एज्यूम क्या, पूरी देखिए एज्यूम क्या, मना स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि राउंड द क्लॉक भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए ही तैयार रहती है। तो जो वो हमारी संगठनात्मक ताकत को अभी भी लोग कम करके ना आके, हाँ, हार के कारण है, उनकी समीक्षा करके आगे तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। और मुझे लगता है फिर जनता जनार्दन है, फिर मैंडेट आएगा, फिर लोग ईवीएम को दोषी ठहराएंगे। मुझे लगता है वो लोग सावधान हो जाए। ऑल राइट, मैं दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आपकी भी 5 सीटें रिक्त हो रही हैं, 4 तो हो ही गई हैं, एक और इरफान सोलंकी भी मैं मान लेता हूं, हेमंत जी आज बता रहे थे मुझे। तो क्या समाजवादी पार्टी इसी मोमेंटम जो आपकी पार्टी के भीतर खड़ा हुआ है इसको आगे बढ़ाएंगे, या फिर आप अपने अलायंस पार्टनर को भी इसमें थोड़ा स्थान देंगे? देखिए ब्रजेश जी, आज ईद उल अज़हा की आप सभी को दिली मुबारकबाद। देखिए, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन कह लेंगे, जो अभी हालिया जो चुनाव कंडक्ट हुआ है उसमें हम लोग क्षेत्रीय, सामाजिक, गरीबों की, शोषितों की आवाज़, मुद्दा हम लोगों ने सदैव उठाया। और ये सही है कि आज हम
बहुमत तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम एक हेल्दी अपोजिशन की हम भूमिका निभाएंगे और जो हमारे मुद्दे थे, चाहे जातिगत जनगणना हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, वो हमारे सारे मुद्दे ऑन रहेंगे। और जिस तरीके से आज जनता में पिछले 7 साल से, मैंने बार बार कहा विजय जी, पिछले 7 साल से इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की है और 10 साल से इनकी सरकार, अब तो मैं समझता हूँ 10 साल भी पार कर चुकी इनकी सरकार केंद्र में, लेकिन जनता में जिस तरीके से नाराजगी, अभी आप जैसा कह रहे थे अपर कास्ट, मैं समझता हूं कहीं कहीं पे नहीं, बहुसंख्य में अपर कास्ट ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, क्योंकि देखिए नौकरी की मार, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, हमें उसकी नौकरी की चिंता हो रही कि वो कहां जाएगा, और जितने भी पर्चे हुए, जितने भी पेपर हुए, सारे कायस्थ तो लोग तो गए बीजेपी में ना। नहीं देखिए ये नहीं कह सकते कायस्थ, ये किसी कम्युनिटी से ये बुरा मान गए। नहीं, और ये मेरी वही बात पकड़ ली है पर नहीं, मैं किसी कायस्थ और ब्राह्मण और ठाकुर बात नहीं कर रहा, मैं बात पीड़ित की कर रहा हूं। मैंने अपर कास्ट की बात, मैं भी अपर कास्ट की बात कर रहा हूं। मैं भी कह रहा हूं कि अपर कास्ट जो पीड़ित है, हमारा पीडीआई, हमारा नारा पीडीआई हमारी स्ट्रेटजी है, और हमने शुरू से कहा था विजय जी पीडीआई एनडीए को हराने का काम करेगा। और उस पीड़ित में चाहे वो किसी वर्ग, किसी समाज से आते हो, चाहे वो फॉरवर्ड से आते हो, चाहे बैकवर्ड से आते हो, चाहे एससी से आते हो या माइनॉरिटी से आते हो, जो आदमी पीड़ित है, भाई हम कह तो रहे हैं कि जो हमारा, हम ये अगर हमारे इत्तेफाक से, मैं तो करहल से कौन लड़ेगा, चलो बता दो आप। देखिए वायनाड से प्रियंका गांधी गई, मतलब फैमिली में ही सीट गई, अब आपके यहाँ कौन फ्री है जिसको लड़ाएंगे? वो तो अंशु अवस्थी जी बताएंगे कि वो कौन वहां से करहल पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे, आपका थोड़ी अंशु बताएंगे। अभी देखिए, अभी तो चुनाव भी अनाउंस नहीं हुआ, चुनाव की डेट से भी अभी नहीं है, निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा लड़ेगा जो एनडीए को हराने का काम करेगा और बड़े मजबूती के साथ हराएगा। अखिलेश जी ने जिस तरीके से हराया था उसी तरीके से वहां पर जो है। अब आपके सामने चैलेंज क्या है? देखिए, एक फैक्ट ये भी है कि आप 18% से बढ़ के मोर देन 31% आए, 31%, 31.33%, ठीक, नहीं 33 जी, 33% वोट पे आए। फिर भी अभी आप बीजेपी से 8% वोट पीछे हो। कितना? 8%। आप हल्के में ना लो बीजेपी से, वोट शेयर में बीजेपी समाजवादी पार्टी से 8% अधिक है, मोर देन 41%, और आप 33 पे खड़े हो। नहीं देखिए विजय जी, वैसे ओवरऑल आप देखिएगा तो पिछले 5 अभी जो स्टेट के इलेक्शन हुए थे, असेंबली इलेक्शन जो हुए थे 5 राज्यों के, उसमें तो हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के वोट परसेंटेज इनसे ज़्यादा थे, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। उसी तरीके से 37 सांसद हमारे चुन करके आए, ये सही कि हमारा वोट परसेंट। क्या कांग्रेस के साथ आगामी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये गठबंधन, ये केमिस्ट्री। कैसे इनको सीट दे दोगे? इनकी तो एक भी नहीं है, इन्हें कैसे दे दोगे आप? अपने मतलब प्रत्याशियों की सीट छीन के इनको दे दोगे? देखिए ब्रजेश जी, अभी नहीं, ऐसे कैसे करोगे? अभी उत्तर प्रदेश में 80 जगह जो चुनाव हुए, वो 80 की 80 जगह सीटों पर जो है वो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा, वो कहीं समाजवादी पार्टी या पॉलिटिकल रिलेशन कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ओके, अंशु अवस्थी को मैं इनवाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु जी, आपका स्वागत। राहुल गांधी रायबरेली से कंटिन्यू करेंगे और वो अब यहीं से सांसद रहेंगे। वायनाड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रियंका गांधी तो उत्तर प्रदेश छोड़ के जा रही हैं वायनाड। अब किसके सहारे अब लड़िएगा? राहुल गांधी के पास उतना टाइम नहीं है। तो ब्रजेश जी, आप 2024 का अभी तो लोकसभा चुनाव निकल के गया है, आपने देखा है कि हमने किसके सहारे चुनाव लड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी के पसीना आ गया उनको। किसके सहारे लड़ा? मुद्दों के सहारे। ओके, मतलब आपको गांधी फैमिली की रिक्वायरमेंट नहीं है? बिल्कुल है, गांधी पे फैमिली तो खटाखट प्रचार करने आती है, आएगी। खटाखट प्रचार करने आती आएगी। अब देख लो, नाम के आगे कहीं खटाखट पार्टी ने बन जाए। जनता के मुद्दे खटाखट उठेंगे, जिसपे बीजेपी पटापट है। उनके पास जनता के मुद्दों पर थोड़ा मजा मिल गया इसलिए हट रहे हो आज? नहीं, मजा नहीं मिल गया। आप 10 साल में देखिए, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, जितने भी दल हैं, पहले लोकदल भी किया करती थी, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, किसानों के मुद्दों की बात करते हैं, युवाओं की बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। लेकिन बीजेपी के आप किसी नेता से आप पूछ लीजिए, वो हिंदू मुसलमान कर रहा होगा, मुजरा मंगलसूत्र, यही सब जो पढ़ाया लिखाया जाता है वही करते हैं, और जनता ने इन सभी चीजों को ब्रजेश जी नकार दिया है। तो राहुल अब कंटिन्यू करेंगे रायबरेली, इससे कांग्रेस की स्थिति में क्या फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश? बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। राहुल गांधी जी के उत्तर प्रदेश आने से जो हमारे कार्यकर्ता हैं और जो मुद्दे हैं वो और मजबूती से उठेंगे। और 2027 में, क्योंकि ये 2024 का जो चुनाव था ब्रजेश जी, ये 2027 के चुनाव का सेमीफाइनल था, जिसमें इंडिया गठबंधन जीता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए, और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है।
अब जो वोटर है, चाहे यूथ हो, जिनको ये लाठियों से पीट रहे थे नौकरियों मांगने के नाम पर, जो किसान है, जब वो गन्ना लेकर आता तो कहते थे नहीं नाटक है, आलू फेंक जाता तो कहते थे नाटक। इन्होंने कभी भी किसी के विरोध को गंभीरता से लिया नहीं, वो और हिम्मत से आगे बढ़ेगा। आगे आपका और समाजवादी पार्टी का जो पॉलिटिकल एक रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ है, ये कंटिन्यू रहेगा? ब्रजेश जी, ये रहेगा और मजबूत हुआ है, ये इस चुनाव के बाद और मजबूत हुआ है और मजबूती से रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अभी तक जो सख्त सुविधा थी, जो लोगों को लगता था, वो दिख गया कि उत्तर प्रदेश के दो लड़कों ने, जो ये मजाक में कहते थे, उन दो लड़कों ने जो बैटिंग की है, उससे भारतीय जनता पार्टी के जितने बैट्समैन थे सब आउट हो गए। ओके, हेमंत तिवारी मुझे मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं अंशु अवस्थी से ये पूछिए कि क्या ये जो 10 सीटें खाली हुई हैं, इसमें कुछ मिलेंगी भी कांग्रेस को, या आप सिर्फ सहवाला बन के बैठे रहेंगे? देखिए, पहली बात तो हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी ब्रजेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम लोग किसी के भी नमक मिर्ची लगाने से उसमें आने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर से हमें पूरा भरोसा है, सीटें इस पे भी सवाल मिलेंगी। पूछ के कौन सी मिर्ची लगा दीजिए। और देखिए, आपका क्या है इन 10 सीटों पे? इसलिए कि ये सवाल पहले भी हेमंत जी सबने पूछे कि वो 17 पे आप लड़ रहे हैं, वो 63 पर लड़ रहे हैं। हमने हर बार इस बात को कहा कि हम 80 पर लड़ रहे हैं। क्यों तो पूछते हैं हेमंत जी, मैं तो और यही सोचता ये दोस्ती इसी तरीके से और आगे बढ़ेगी, सीटें भी मिलेंगी, चुनाव भी लड़ेंगे, और 10 की 10 आप ये देखिएगा कि बीजेपी। तो आप होपफुल हो कि कुछ सीटें आपको मिलेंगी लड़ने के लिए? हाँ, सीटें मिलेंगी। कैसे, कौन सी सीट लड़ोगे जरा बताओ? वो तय कर लेंगे, वो सब चल रहा है। आपकी एक भी नहीं है इसमें? कोई बात नहीं। हाँ, गाजियाबाद ले लो, लड़ना लड़ लो। देखिए ब्रजेश जी, 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जहां पर 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, क्या वहां पर सपा के सांसद थे? कांग्रेस के जहां पर नए सांसद बने, क्या वहां पर थे? मैं यही कह रहा हूं कि इसका एक प्रॉपर आप होमवर्क करके बताओ कि कौन सी सीट जीत पाओगे। प्रॉपर होमवर्क ये है कि उत्तर प्रदेश के युवा, दलित, पिछड़े, किसान सब ये चाहते हैं कि ये गठबंधन बना रहे, जहां पर हम लड़ेंगे वहां जनता हमें जिताएगी। थैंक यू। मैं अनिल दुबे जी, समाजवादी पार्टी को जिताएगी। शुक्रिया आपका। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं और महासचिव हैं। बहुत स्वागत आपका दुबे जी। मीरापुर की सीट भी खाली हुई है, आपकी पार्टी लड़ेगी या फिर बीजेपी लड़ेगी? देखिए, 10 सीटों पे चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है और हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए जो भी आपस में तय होगा कि कौन कहाँ लड़ेगा, उसको लड़ने। मीरापुर आप लड़ोगे कि बीजेपी लड़ेगी? नहीं, ये तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दोनों एनडीए में लोग तय करेंगे कि कौन कौन सी सीट हम लड़ेंगे, कौन सी कौन है और कौन सी है। आपका क्या है? जब अपनी मीरापुर सीट आप कहने की स्थिति में नहीं हो अभी कि आप खुद लड़ोगे, आप कह रहे हो एनडीए तय करेगा, तो आपके घर का मालिक आप थोड़ी हो। जब अपनी सीट पर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, आप उसमें क्यों एकदम मीन मेक में आ गए? जब 10 सीटें मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक सेकंड, मैं कौन सा मीन मेक निकाला? मीन मेक मीरापुर किसकी? जब मैं कह रहा हूं, अरे हमारी 10 हैं, हमारी 10 हैं, हम 10 पे सुन तो लीजिए। चंदन चौहान ने मीरापुर खाली की। चंदन चौहान किसके विधायक? आपके। चंदन चौहान। अगर आप नहीं लड़ोगे, आप कह रहे हो नहीं एनडीए मालिक है हमारा, नहीं तो भाई कह दो कि आरएलडी लड़ेगी। ये तय करेंगे कि कौन सी सीट कौन लड़ेगा, ये तो गठबंधन में तय होगा ना। मीरापुर तो हमारी है ही है ना। आप पलटे हो, पहले नहीं बोले मीरापुर, तब कह रहे थे हमारी तो 10 हैं, हम एनडीए में हैं। मीरापुर में मुझे बताओ, लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? नहीं, मीरापुर तो हमारी है ही है, उस पर कहाँ आप फंसे जा रहे हो? आप 10 की बात करो, हम लोग 10 तय करके लड़ेंगे। 10 पे एनडीए लड़ेगी। बीजेपी क्यों न लड़े मीरापुर से? आपको बहुत थोड़े वोट से रह गई थी। ये हमारा उनका विषय है, यहाँ बैठ के थोड़े हम तय करेंगे। दो आपको मंत्रालय दे दिए, ये टेलीविजन पे अभी थोड़ा तय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। और क्या ले लोगे भाई? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर देंगे, हम आपको तो खाली करो मीरापुर। फिर नहीं, हम बीजेपी लड़ेगी ना वहां से। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर देंगे कि हमें कौन कौन सी लड़नी है, तो हम आपको बताएंगे। चंदन चौहान बहुत थोड़े, और कौन सी लड़ोगे मीरापुर के अलावा? कौन सी है आप और हम यहाँ थोड़ा? कौन सी सीट है हमारे पार्टी के? चलो मुझे बताओ कौन सी सीट है आपकी, और कौन सी लड़ लोगे आप? क्या हमारी मीरापुर के अलावा कौन सी है आपकी? हम क्या केवल मीरापुर में ही राजनीति कर रहे हैं क्या? और कहाँ कर रहे हो? हम बताओ ना, मैं तो डंके चोट पे कर रहा हूँ, बताओ। नहीं, आप डंके चोट, ये हम पार्टी फोरम। नहीं, कौन सी सीट पे लड़ोगे? हम पार्टी फोरम पे हमारी बात रहेगी। पहले तो ये डिसाइड करो कि मीरापुर खुद लड़ोगे कि नहीं। हमारी पार्टी जो है वहाँ बात करेगी, हमें जहाँ लड़ना होगा हम आपको बताएंगे कहाँ लड़ेंगे। तो मैं रजिस्टर लिया हूँ, मीरापुर किसके नाम पे? नहीं, आप जो है रजिस्टर में कुछ भी लिख लो, हम अभी आज थोड़े तय हो रहा है, जब चुनाव होगा तो फिर जिनकी खुद की खाली सीट, उनका हौसला नहीं हो रहा
कि वो ये कह दें कि हाँ इस सीट पे हम सपा का मुकाबला करेंगे। नहीं, हम तो 10 सीट पे मुकाबला ब्रजेश जी करने जा रहे हैं, हम तो 10 सीट पे लड़ने जा रहे हैं, आप एक एक फंसे पड़े हो। अरे कह तो दो कि हाँ आरएलडी अब लड़ेगी। आपकी आदत है, आप निकालते रहो, जो निकालना हो आप अपनी मीन में करो। तो ये बताओ कि गठबंधन तो चलेगा अभी? नहीं, बिल्कुल गठबंधन चलेगा नहीं, दौड़ेगा। आपका तो दौड़ेगा, फंस तो बीजेपी गई आपके साथ। नहीं, हाथ बीजेपी मिला के। काहे को फंस गई? क्यों हार गए? बलियान बिहार गए, सहारनपुर हार गए, नगीना हार गए, कैराना हार गए, क्या दिया आपने उनको? नहीं, उनकी 2 सीट उठा ले गए आप। नहीं, हम सतपाल सिंह को घर बिठा दिया बीजेपी ने, बिजनौर सीट आप ऐसे ही जीत लाए, उनको क्या दिया आपने? अब ये यहाँ तय करने का कोई विषय नहीं है। नहीं, क्या मदद की आपने बीजेपी की? ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़े, ये वो बताएंगे, ये उनसे पूछने की जरूरत है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से आपको अगर खुद समीक्षा कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही समीक्षा कर रही होगी, लेकिन अगर आप खुद समीक्षा कर रहे हो तो उन उम्मीदवारों से आप टेलीफोन करके पूछ सकते हो कि राष्ट्रीय लोकदल ने उनकी क्या मदद की। मेरठ, जहां तक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, बहुत सुंदर बात कही बिजनौर आपने। पश्चिमी अब उत्तर लगे प्रदेश हाँ में। जवाब भी सुन लो। नहीं, पहले आप मेरठ जब सपा बसपा का संयुक्त प्रत्याशी था 8,000 वोट से, अभी जीती है बीजेपी 9,000। आपका क्या योगदान है उसमें? अरे भाई आप सुनो तो, पर उत्तर प्रदेश में तो सारी सीटें जीती बागपत बीजेपी की फिर आप काहे को यहाँ पे डिबेट आपको कर रहे हो? गिफ्ट दे दिया। दुबे जी गलत फैक्ट ना नहीं, बोलो। गलत फैक्ट पे नहीं आओ। अब आप पहले आप सुन लो, हेमंत तो फिर जी आप सब बोलो। डेटा अब तैयार आप बोल किए रहे हुए तो हैं। दे नहीं रहे हो, आप पहले ही मुंह पकड़ ले रहे हो जीभ पे। बनारस जीती। नहीं, आप ये बताओ कि मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, 9,000 बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको में गिफ्ट है, मिली है, गिफ्ट। आप ये बताओ गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, बीजेपी नोएडा का पश्चिमी मार्जिन उत्तर 2.5 लाख प्रदेश घट में गया। है, मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर सब जगह पश्चिमी उत्तर मार्जिन प्रदेश घटा है, में आपका कुछ हाथरस मतलब नहीं पश्चिमी है। उत्तर प्रदेश में है, आगरा फतेहपुर सीकरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश अरे में है, इज्जत बची अमरोहा बीजेपी की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, इज्जत बिजनौर बची। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। वो तो हमने आपको- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो झूठ और दुबे प्रपंच जी, इंडिया गठबंधन तेज ने तेज बोलने चालू से किया था, उसको तो हमने रोका वहां पर। चिल्लाने से फैक्ट नहीं बदलता नहीं, है। तो हम आपके कहने चिल्लाने से फैक्ट नहीं ये बदलता आपको है। हम फैक्ट बना रहे हैं, आप मान ही नहीं रहे हो, तो कौन क्या सी करें? सीट पे आप बीजेपी की मदद की हो? नहीं। मुझे 2 सीट का नाम बताओ अब ये आपके मानने जहां में- वोट बढ़ाओ बीजेपी का। नहीं, 2 ये- सीट का नाम ये बताओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, आपके कह देने से थोड़े क्यों मान नहीं लेगी। कहेगी? मैंने तो आपको सीटें अरे गिना मेरी दी। बात पर भाई, करोड़ों लोग पश्चिमी उत्तर विश्वास प्रदेश करते में हैं। झूठ और मैं तो प्रपंच, आपको सामने से कह रहा हूं, जिन 2 मुद्दों पर सीट ये का नाम गए, बताओ। वो इनका नहीं 2 चला। 2 सीट का नाम बताओ, केवल 2 जहां आपने बीजेपी का वोट बढ़ाया हो। अरे भाई हम लोग एक दूसरे का वोट बढ़ा रहे थे, आप खाली सिवाय बीजेपी हमें मदद कर रही थी, हम उनके बीच में मदद कर रहे थे ना, हमारे उनके बीच में छिन्न भिन्न कोई कर बहस दिया नहीं है। आपने बीजेपी ये को। आप बीच में कहां से कूद पड़े? अच्छा, आपसे क्या मतलब बीजेपी को सच्चाई न भाई, बताओ। वो समीक्षा कर रहे हैं, हम समीक्षा कर रहे हैं। क्यों हम ना ये करें? उनके लोग कहीं शिकायत हम कर ना रहे हैं। करें? नहीं, आप अरे करो। वो तो बेचारे अभी राजभर निषाद से नहीं उबर पा रहे वो हैं। कहाँ आपकी कर- तरफ क्या हमारे देखें? हमारे यहाँ निकले हुए हैं, हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं है। पर एक वोट बढ़ा नहीं पाए हो नहीं, उनका। अब ये नाम आप- बताओ सीट ये का। हमें आपके फिर मौका दे रहा हूं ये पूछ हमें के आपका बताओ। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चाहिए यहाँ पर। क्यों नहीं? मुझे आपके हमारा सर्टिफिकेट की जरूरत सर्टिफिकेट नहीं। ही आपको ये- चाहिए। ये हम लोग जनता का सर्टिफिकेट है। आप नहीं, बीजेपी के काम नहीं आए। नहीं। बीजेपी का इस्तेमाल करके आरएलडी निकल गई। नहीं कोई एक दूसरे का सभी तो लोगों बताओ ने मुझे सहयोग कौन सी किया सीट पे आपने और ये मदद मुद्दों की? की बात थी, इसमें कहीं कोई लाओ बताओ, प्रूफ दो। अरे भाई हम आपको क्यों एविडेंस दें दो। proof? मैं तो हम दोनों एविडेंस लोग दे रहा हूँ। परीक्षा कर लेंगे, एक मैं तो दूसरे को दर्शक से बता कह रहा हूँ, दें। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी बात का खंडन ब्रजेश जी, करो। और हम- अगर दुबे जी बोल रहे हैं तो इनकी मजम्मत करो। ये आप। बात तो आप उनसे वाजपेयी जी से पूछ लीजिएगा, ये उनके उम्मीदवार अरे से उनका पूछ तो दिल लीजिएगा। जला बेचारों को, क्या कहें आप? नहीं अब वो बेचारे हैं, इसमें आप कहाँ कूद पड़े? मैं नहीं, वो कह नहीं रहे हैं, आपसे क्या मतलब? ये आज क्या कह बात देंगे है? लग रहा है। आप कहाँ आज बीच हीरो में भाई कूद- कह देंगे, आपसे लग रहा क्या मतलब? आप अपनी बात पे हो, वो तो कह रहे हैं कि हमारा सहयोग किया, हम कह रहे हैं उन्होंने हमारा सहयोग किया। आप मतलब बीच मैं में- ना बोलूं बीच में? आप काहे घुस नहीं में बोलता हूँ। लकड़ी लगा रहे कोई हो? बात नहीं भाई, आपके लकड़ी लगा नहीं, कोई बात देखो, नहीं। लाठी मारने से पानी अच्छा, नहीं ठीक है। फटता, हेमंत जी पानी को- पानी रहेगा, ठीक। लाठी मत कितनी अब भी वो मारो। उनको नहीं, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको करें भाई। मैं दिल का साफ आदमी हूं, मैंने कह दिया। नहीं, आप हेमंत दिल- तिवारी जी को वो लाया आप जाए जितने स्क्रीन दिल पे। के साफ हो, जब लोग जान रहे हैं क्या आप करना चाह रहे हैं। ये क्या मतलब? मेरा दिल खराब है? अरे यहाँ पे जो आप कर रहे हो, दिल तो आपका दिखाई पड़ रहा है ना, और दे लाठी पानी मार रहे हो, अब पानी कहाँ फट इनकी जाएगा? पोल खुल गई तो क्या? अनिल दुबे जी ने आज बात तो क्लियर कर दी। ठीक, हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद है। हेमंत जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आप बताइए सर कि उत्तर प्रदेश का प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है? ये जो दोनों तरफ के गठबंधन है, अब इनके अलाइंस पार्टनर का क्या होगा? और राहुल गांधी की अब उत्तर प्रदेश में स्थायित्व मिल गया है, वो रायबरेली से कंटिन्यू करेंगे, प्रियंका वायनाड जा रही हैं, क्या कुछ चल रहा है सर?
देखिए, पहले कांग्रेस का ही जवाब दे देता हूं कि राहुल गांधी को भी बात समझ में वाकई आ गई है 2004 से लेकर के 24 यानी 20 साल के अंतराल के बाद कि यूपी है तो सब कुछ है, यूपी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने रायबरेली में रुकने का फैसला किया। एक अच्छा निर्णय है। कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को बूस्ट मिलेगा और जो परिणाम अभी आए हैं हालिया लोकसभा चुनाव के, उससे एक जो उनको उनमें जो नई ऊर्जा आई है उसको गति मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि आपने बहुत सही प्रश्न किया था कि जो जिस तरीके की एक्टिविटी, जिस तरीके की पब्लिक में अपीयरेंस, ऑर्गेनाइजेशनल मसलों को जितना तेज़ी से सुलझाना, ये जो प्रियंका गांधी के साथ देखा गया, इसकी कमी थोड़ा खलेगी। लेकिन वो वायनाड इतनी सुरक्षित सीट है कांग्रेस के लिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय रहने की अवस्था नहीं है, तो इसका नुकसान तो उनको नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल उनके कुछ यूपी में बेहतर दिन दिख रहे हैं। और आपका पुराना प्रश्न जो आपने किया था, ये ज़रूरी एक थोड़ा प्रियंका गांधी को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। 14 का चुनाव हो, 17 का हो, 19 का हो, 22 का हो, उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, डटी रहीं, हार के बाद हार का सामना करती रहीं, अंत में अपनी पार्टी को जिता के इस्टेब्लिश करके तब गई। तो क्रेडिट गोज टू हर। हेमंत जी, हेमंत जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, हेमंत जी से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी जी मौजूद हैं। वाजपेयी जी, देखिए, आपकी तरफ से मैंने हर संभव कोशिश की अनिल दुबे की पार्टी का असली चेहरा दिखाने की। अब ये कह रहे हैं आपसे क्या मतलब है, आप क्यों पूछ रहे हो? पूछना हो बीजेपी पूछे। तो अब आपके पास समय है सर, आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं। बताइए, क्या मैंने गलत पूछा इनसे? ओके, वाजपेयी जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बताइए भाई दीपक रंजन जी, मैंने कौन सा गलत पर? देखिए, आज अनिल दुबे जी ने जो आरएलडी के प्रवक्ता, आज उन्होंने एक चीज़ तो बड़ी साफगोई से क्लियर कर दी कि अगर आरएलडी नहीं होती तो बीजेपी की और मट्टी पलीत हो जाती। इन्होंने खुद से अपने वक्तव्य में इन्होंने कह दिया कि हम थे। कौन सी सीट पे? मैं तो पूछ रहा हूं, नाम बताओ सीट जो सीटें कम मार्जिन से भी जीते वो, उन सीटों पे भी बीजेपी हारती अगर आरएलडी का 10, 20, 25, 50 हजार वोट नहीं बढ़ा था। आज इन्होंने खुद से ही कह दिया। और मैं तो कहना चाहता हूँ, मतलब और बुरी हालत जाती बीजेपी, ये बचा लिए। अरे इन्होंने बचा लिया, खुद इन्होंने कहा। मैं इनकी तारीफ करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक आप जैसे सम्मानित मंच पे आज इन्होंने इस चीज को स्वीकारा कि बीजेपी तो बिल्कुल एकदम गर्त में जा रही थी अगर हम नहीं होते। और लेकिन उसके बाद मैं इनकी भी, देखिए विजय जी, मैं इनकी पैरवी करना चाहूंगा। इतनी सीटें जिताई, 100% रिजल्ट आया, और इनको रिजल्ट क्या मिला? MOS। एक सीट पाने वाला, शपथ वाले मंत्री को ऐसा नहीं है कि अरे एक सीट पाने वाले मांझी जी, उनको कैबिनेट, और इनका 100% रिजल्ट, इतनी सीटें इन्होंने जिता दी। जैसा कि इन्होंने बताया, मथुरा, मेरठ, कहाँ आपने बताया, ये जिताए हैं। अब आपने ही कहा भाई, हम इनकी बात, हमारे सामने बैठे हुए आरएलडी के प्रवक्ता हैं, हमारे समकक्ष एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी में प्रवक्ता हूँ, मैं तो इनकी बात को मानूंगा ही मानूंगा। इनके हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ये नहीं रहते, और खैर मीरापुर पे नहीं बोल पा रहे हैं विजय जी, लेकिन आप लड़ोगे? आप तो लड़ाओगे पार्टी? हम तो लड़ा देंगे, नहीं लड़ा देंगे, कहें तो इंडिया गठबंधन में आए, हम तो नहीं लड़ा देंगे दुबे जी को। एकदम बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटा कार्य करता हूं, आपके चैनल पर कह करके जा रहा हूं, ये वहां के लिए नहीं कह पा रहे। लेकिन अभी आपके जो सेकंड राउंड होगा ना, उसमें सीना ठोक के कहते हैं कि मैं इंडिया गठबंधन से, मैं जो हूं मीरापुर से आरएलडी चुनाव लड़ेगी। और हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और इंडिया के लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अरे हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, हम आपकी पैरवी, हमने तो आपसे कहा कि हम तो 10 सीट लड़ने जा रहे हैं। सोचे हीरो वाजपेयी जी, हम क्यों? हम तो 10 सीट। अच्छा, वीरेंद्र जी आ गए हैं। भाई वीरेंद्र जी, 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और अभी डिबेट शुरू होने जा रही थी तो आप मुझे बता रहे थे कि राहुल गांधी रायबरेली कंटिन्यू कर रहे हैं और वायनाड प्रियंका गांधी जा रही। इससे क्या फर्क पड़ने जा रहा है? और इन 10 सीटों पर योगी और अखिलेश का फिर से एक बार मुकाबला होने जा रहा है। आप इसको किस तरह से पॉलिटिकली एनालाइज करते हैं वीरेंद्र जी? देखिए, ये 10 सीटों में 5 भाजपा समर्थित हैं और 5 समाजवादी पार्टी की हैं। 50-50 आप इसको कह सकते हैं। और दोनों ओर से अब ये देखना होगा कि ये लड़ाई अब सीधे योगी वर्सेस अखिलेश यादव होगी। अब इसमें कोई केंद्र नहीं लगेगा। ये MP का चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है। ब्रजेश जी, राहुल गांधी ने ये फैसला किया है कि वो रायबरेली से विधायक बने रहेंगे
सांसद बने रहेंगे। लेकिन आज कांग्रेस जिस स्थिति में पहुंची है उसमें यह फैसला कोई आश्चर्यजनक नहीं है, जो 1 सीट से आज 6 सीट पे पहुंच गई लोकसभा में। तो उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस को एक संजीवनी तो दे ही दी है। हालांकि वो इस उपचुनाव में कोई सीट पर लड़ेगी इसमें डाउट है। हाँ, वो भाजपा वाली कोई सीट मांग सकती है गठबंधन में, जिस पर अखिलेश यादव उनको दे भी सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उपचुनाव जो होता है वो सरकार का चुनाव माना जाता है। माना जाता है कि सरकारें उपचुनाव जीत लेती हैं, उनके पास मशीनरी और संसाधन ज़्यादा होता है। लेकिन इसके बावजूद घोसी में भाजपा हार चुकी है एक उपचुनाव। और अभी जो उपचुनाव 4 सीटों पर हुए थे उसमें दुद्धी में और गैसड़ी में समाजवादी पार्टी जीती है और 2 सीटों पर भाजपा जीती है। लोकसभा के साथ 4 उपचुनाव भी हुए थे विधानसभा के, उसमें मामला बराबरी का था। अब जब सरकार का उपचुनाव है और अगर यहाँ पर भाजपा कहीं नुकसान में जाती है तब फिर यह सीधे समझ लीजिए कि यह उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी होगी। ये एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि भाजपा सपा से अपनी हार का बदला ले ले लोकसभा चुनाव में जो हुई है जी। और बदला तब माना जाएगा जब अगर भाजपा 8 सीट जीते और सपा 2 सीट जीते। अगर बराबर रह गए तो ये नहीं माना जाएगा कि बदला ले पाए। तो ये बात तब देखी जाएगी। लेकिन इस चुनाव की एक खासियत और है कि ये पूरे प्रदेश में लड़ा जाएगा। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद में, जाटलैंड में जी, और फिर सेंट्रल यूपी में, फिर कानपुर में भी आएगा, फिर अंबेडकर नगर चलेगा, फिर फूलपुर जाएगा, फिर मिर्जापुर तक जाएगा। ये 10 सीटें अलग अलग जगहों अलग पर अलग एरिया में। ठीक बात कह रहे हैं, पूरे यूपी में स्प्रेड रहेगा। यूपी का एक मिजाज बताएगा जी कि अब उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बनने जा रहा है विधानसभा को लेके, क्योंकि ये सीधे सीधे विधानसभा का चुनाव है और यूपी सरकार और समाजवादी पार्टी दोनों के, बीजेपी और सपा के दोनों के जो लक्ष्य है उसको ये दर्शाएगा चुनाव। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा में तो दर्शा चुका है, 5 बड़े मंत्री चुनाव उनके क्षेत्र में हार गई पार्टी। हारी तो 15 के महा, लेकिन वो 10 तो राज्य मंत्री हैं। 5 में सूर्य प्रताप शाही है, जयवीर सिंह है, राकेश सचान है, असीम अरुण है, गिरीश यादव हैं। ये सब बड़े मंत्रियों में हैं जिनके यहाँ भाजपा विधानसभा चुनाव में पीछे रही है, उनकी विधानसभा में लोकसभा चुनाव हार गई है। तो ये अब इनके लिए फिर एक बार मौका आया है कि भाई बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो करीब 8-10 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए। जनता ने उस बात को सही नहीं माना। जो सपा में विधायक क्रॉस वोटिंग किए थे उनके यहाँ भी हारी है भाजपा। तो ये चुनाव उनके लिए भी सबक है जो टूट फूट के भागे हैं। 108 विधायक थी सपा में, 2 जेल में थे, वोट नहीं डाल पाए। 10 जो है क्रॉस वोटिंग कर गए, 96 बचे थे। अब 5 उसमें से विधायक बन गए जी। तो अब तो 91 बचे, 5 सांसद बन गए तो 91 बचे। अब 2 ये फिर जीत गए उपचुनाव में, गैसड़ी में और दुद्धी में। तो अब सपा के पास अभी तो 93 हैं। अब बीजेपी के ऊपर तो बहुत थे, उनके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये चुनाव देखिए एकदम साफ है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए एक जमीन तैयार करेगा, एक रोड मैप बताएगा और बताएगा कि किस दल की कितनी हैसियत है, कितनी स्थिति है। वैसे अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, खुमार उतर चुका है और जो दुश्मनी थी वो लोगों में मिट चुकी है। चुनाव की समीक्षा चल रही है, वो नेता आपस में हार जीत का आरोप लगा। समर्थकों के सामने ब्रजेश जी एक समस्या पैदा हुई है। पैदा ये हुई है कि समर्थक आजकल एक दूसरे पार्टी के लोगों के भी हैं, सबसे दोस्ती है, उनका फ़ोन करते हैं और भाई बताओ क्या हाल चाल है,
आपका स्वास्थ्य कैसा है, चुनाव बीत गया अब जाने दो, घर परिवार सब ठीक है कि नहीं है। तो ये सब सुनकर आपस में अच्छी अच्छी बातें विभिन्न दलों के लोग कर रहे हैं, लेकिन आखिरी में मुद्दे का सवाल आता है कि का कोनो बोतल पड़ी है का, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया, चुनाव में मिल जाता था। अब अगला चुनाव इस बार तो बकरीद पर भी लोगों का इंतजाम नहीं हुआ था। इस बार तो गर्मी इतनी थी कि दरवाजे खुले ही नहीं इस बार। हाँ, तो इस बार तो लोग तरस गए। अब की चुनाव चिंता न करिए, ये ठंडी में होगा, जुलाई के बाद होगा, जिससे कि थोड़ा आराम भी रहेगा। वैसे सुबह से दुबे जी 3-4 जगह गए, लेकिन सिर्फ सिवई पा रहे हैं। दुबे जी तो भंडारा खाए से फुर्सत नहीं, अभी उनको इतना भंडारक न्योता है। सुनिए जी, राहत इंदौरी का एक शेर है बहुत शानदार, सुनिएगा कि नेताओं को फिर उतर के जमीन पे आना होगा कि झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, और कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ, और सोने का रथ फकीर के दर तक ना आएगा, और कुछ मांगना है हमसे तो फिर पैदल उतर के आ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बीरेन जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, हम इस डिबेट को में हमारे साथ वीडियो कनेक्ट जो है हेमंत तिवारी और हीरो वाजपेयी था वो कट गया था, लेकिन अब दोनों मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हेमंत जी, आपने जहां से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करें सर। कांग्रेस के लिए बात हो रही थी। कांग्रेस के लिए एक बेहतर दिन है और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ये फैसला कांग्रेस को और थोड़ी मजबूती देगा। दोनों भाई बहन यहाँ सक्रिय रहेंगे और जैसा अभी आपने जिक्र किया, मुझे लगता है गाजियाबाद जैसी सीट बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस को मिल सकती है। तो ऐसी या फिर कोई ऐसी सीट जहाँ भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल चुनाव जीते रहे हैं 2022 के विधानसभा में जी, तो वहाँ से भी सीट मिल सकती है। ये अलायंस तो जारी रहेगा, क्योंकि एक बार जब बेहतर अच्छा स्वाद किसी भी रेसिपी का, और वो भी जो बड़ी मेल जोल से बनी हो, मिल जाता है तो उसको आगे कंटिन्यू लोग करते ही हैं। अब जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जिसको एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला, उसकी उम्मीदों से विपरीत बहुत ठोस चैलेंज मिला, तो भारतीय जनता पार्टी को अब उस बात को तो दुरुस्त करना ही पड़ेगा जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उसके समझ में नहीं आई। मतलब अखिलेश यादव को कैसे रोके, अखिलेश यादव को कैसे रोके, इसका ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था, गलत डायग्नोसिस उनके पास थी। अब कम से कम मुझे लगता है, देखिए ये इस मुद्दे पर तो आप सहमत हैं ना कि बीजेपी का जो कुछ भी वोट शेयर है उसमें हर विपरीत हालात के बावजूद अपर कास्ट कम्युनिटी कंसोलिडेटेड बीजेपी के साथ खड़ी रही है। कोई आया हो या गया हो, लेकिन अपर कास्ट का एक लॉयन शेयर बीजेपी को मिला है। अगर बीजेपी प्रेजेंट सेटअप में कुछ छेड़छाड़ करके कुछ ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी की पॉलिटिक्स को बढ़ाती है, तो फिर अपर कास्ट भी तो कल को मुद्दा हो सकता है उसके लिए। अपर कास्ट में आपका कहने का मतलब किसका मिला है? मैं ब्राह्मण कह रहा हूँ, ठाकुर कह रहा हूँ, कायस्थ कह रहा हूँ, बनिया कम्युनिटी को कह रहा हूँ। नहीं, ठाकुरों कोट कहाँ मिले? ठाकुरों कोट को लेकर के तो सारी जद्दोजहद शुरू हुई, जहां से भाजपा को टेंट लगना शुरू हुआ। नहीं, थोड़ा बहुत 10-5% हेमंत जी शिफ्ट हुआ हो तो हुआ हो, कितनी मान मिला हुआ, पर राजपूत वोटों में ज्यादा बिखराव मुझे नहीं दिखा। नहीं, बिखराव तो दिखा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरा कहना है, मेरा दूसरा मानना है, देखिए साहब, ये ओबीसी बहुत बड़ी फोर्स है, ध्यान रखिएगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई सत्तारूढ़ दल हो, उसको समझना होगा। और अखिलेश यादव ने इस बात का इशारा ही नहीं, पहले इशारा किया, उसके बाद इसको स्थापित कर दिया कि आप ओबीसी को पकड़ेंगे। अगर बीजेपी ये 20% अपर कास्ट को छोड़कर 80% की तरफ दौड़ती है, तो ये 20 भी तो स्लिप हो सकता है ना फिर, कि देखो हम तो हर परेशानी में साथ खड़े रहे, हमको छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हो। छोड़ने वाली बात ब्रजेश जी, छोड़ने वाली बात हमने कही नहीं। छोड़ने वाली बात कहां से? बीजेपी के साथ तो अपर कास्ट लगातार इंटैक्ट रहा है, लेकिन 2014 के बाद जो गैर यादव ओबीसी एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रहा हूं हेमंत जी जो आप कह रहे हैं। मैं तो इसे कह रहा हूं कि अपर कास्ट एक तरफा मोहब्बत बीजेपी को करता है। कल को बीजेपी ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स या शेड्यूल कास्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स करेगी
तो एक तरफा मोहब्बत भी तो प्रभावित होगी। ब्रजेश जी, मेरा निवेदन है, मैं लगातार इस बात को कह रहा, सुनेगा। मैंने कहा आपकी पहली डिबेट में चुनाव के दौरान कि अखिलेश यादव ने इस चुनाव को पिछड़ा बनाम अगड़ा कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। और फिर कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इस बात में पूरी तरीके से असफल रही कि जिन इशूज को लेकर के अगड़ा बनाम पिछड़ा चुनाव किया, कैंडिडेचर से लेकर के संविधान बदलने और आरक्षण खत्म होने की बात, उसको बीजेपी निचले स्तर तक, ग्रास रूट स्तर तक खारिज नहीं कर पाई। उसका वर्कर क्यों नहीं उठा, उसका वर्कर क्यों शिथिल हो गया? अरे सर, 33 ओबीसी कैंडिडेट बीजेपी ने खड़े किए, मामूली नहीं किए, 33 खड़े किए थे जी, किए थे, लेकिन ओबीसी को लेकर के, शेड्यूल्ड कास्ट को लेकर के बीजेपी ने अच्छा काम किया, मैं कहाँ खारिज कर रहा हूं, लेकिन कई कमियां रह गई जिसको। अच्छा, आप अभी कह रहे थे ना, और फिर अगर ब्राह्मणों ने नोट दिया होता तो ललितेश त्रिपाठी क्यों हारते? वहां ब्राह्मणों को वोट मिला है, अच्छा खासा वोट मिला है। हाँ? ब्राह्मणों का अच्छा खासा वोट मिला है भदोही में, ललितेश। पर अगर मेजोरिटी में ब्राह्मणों ने वोट किया होता, अगर जाति के हिसाब से, तो ललितेश पति जीतते ना? नहीं जीते। मयंक द्विवेदी बांदा जीते क्या? नहीं जीते। श्याम किशोर अवस्थी धौरारा जीते क्या? नहीं जीते। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैंने कब कहा? मेरा भी मानना है कि ब्राह्मणों का अधिकांश वोट पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्षत्रियों का मिलता रहा। भारतीय जनता पार्टी ने यही तो जादू किया था कि पूर्वांचल में जो क्षत्रिय और ब्राह्मण परस्पर प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, उनको एक घाट पर रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और 2014 के बाद से लगातार तो अब ये घाट पे जो 20% ने पानी पिलाया, इनको छोड़ के 80 की तरफ लपकोगे तो ये 20 तो फिर नाराज होगा ना। यही मैं कहना चाहता हूँ। छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन 80% को प्राथमिकता नहीं दोगे तो फिर हस्त इसी प्रकार के होंगे भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडर। ठीक है सर, मैं हीरो वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूँ। हीरो वाजपेयी जी, देखिए, मैंने तो हर तरह से अनिल दुबे से पूछताछ कर ली, सवाल जवाब कर लिए, फैक्ट सामने रख दिए। अब ये कह रहे हैं आपको क्यों इतराज है? अच्छा, मुझे क्यों तो इतराज नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, आपका सवाल पूछने का आपका अधिकार है, और जो बात अनिल दुबे जी ने कही इतनी देर, और आपने उनको काफ़ी घुमाया फिराया, और आखिर उन्होंने कहा कि आपकी मनसाई है मुझे घेरने की, ये बात हाईकमान स्तर पे तय होगी, और दोनों रालोद और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठ के सीटें तय करेगा कि कौन कहां लड़ेगा। इसका जवाब आज न मैं दे सकता हूं, ना अनिल दुबे दे सकते हैं, ना कांग्रेस और सपा दे सकती है। तो ये तो क्या आप चाहते हैं कि मैं अनिल दुबे को ना घेरूं, उनसे सवाल ना करूं? पार्टी का नहीं, आप अनिल दुबे के बहुत अच्छे मित्र हैं, मुझे पता है, और आप घेरने से कई अच्छे सवाल जनता के सामने लाते हैं। मुझे लगता है आपका सवाल सही है, पर हमारा जवाब भी उतना ही सही है। सवाल सही है वाजपेयी जी, मैं आपको सम्मानित करूंगा इस बात के लिए कि मेरे सवाल सही थे। भाई, मैं तो आपको मानता हूं, भारत समाचार इसीलिए लोकप्रिय है कि आपके सवाल सही हैं। अगर आपके सवाल भी स्पॉन्सर्ड होने लगेंगे तो लोकप्रियता कम हो जाएगी। ठीक, दुबे जी, सवाल तो सही है। अब तो आप फंस गए। नहीं, तो हमने जवाब कौन सा? सवाल सही है। नहीं, हमने आपको जवाब कौन सा? इसका मतलब कि सैद्धांतिक रूप से वाजपेयी जी मेरी बात से सहमत हैं, तभी तो उन्होंने कहा सवाल तो सही वो है। ये कहा कह रहे हैं कि अनिल दुबे का जवाब गलत है, ये भी तो नहीं, पर ये भी नहीं कहा कि आप सही हो। उन्होंने कहा आपका सवाल सही है। आपका सवाल पूछने का दायित्व है, आप सवाल पूछिए, लेकिन आप पक्षकार बनकर क्यों पूछ? कौन सा अच्छा पक्षकार? आप मुझे एक बात बताओ, अब ये जिता नहीं पाए तो कह रहे हैं आप पक्षकार बन गए। नहीं, अगर आप कौन से क्या मैंने गलत पूछ लिया? एक सवाल बताओ कि ये आपने गलत पूछा। नहीं ब्रजेश जी, ये सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी हमसे करे, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार लड़े हैं वो हमसे करें तो अच्छा लगेगा। मैं क्यों ना करूं? आप क्या मुझे अधिकार नहीं है आपसे सवाल पूछने? नहीं, आपको ये अधिकार है कि आपको ये नहीं दिखाई क्यों नहीं मुझे बुलंदशहर कौन जीता, अलीगढ़ कौन जीता, मथुरा कौन जीता, कौन जीता? इसमें आप चर्चा नहीं करोगे। इस पे आपकी कृपा थोड़ी है। संगीत सॉन्ग किसकी पार्टी के हैं? एक सेकंड रुको ना, आपके बीच के बारे में भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी, मैं उसका जवाब दे नहीं। संगीत सोम और बालियान लड़ रहे हैं,
जनता सर, पार्टी। आप ना बोलो। इसका जवाब क्यों हमसे नहीं दोगे जवाब? रथ में तो इकट्ठा घूम रहे थे जयंत चौधरी के साथ, बाल्यान। नहीं, भारतीय जनता आप कह रहे हो हम जवाब नहीं देंगे? भारतीय जनता पार्टी जवाब देना पड़ेगा। अरे वही ब्रजेश जी, बाल्यान के जवाब क्यों नहीं दोगे? भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की, अपने कार्यकर्ताओं की समीक्षा कर सकती है। उसको हमारी जरूरत उस समय समीक्षा के लिए नहीं है। हम अपने लोगों की समीक्षा करेंगे। हम 2 सीट पे लड़े, दोनों जीत करके आए, और उपचुनाव में मुझे तो लगता है कि मुजफ्फरनगर में आपने खेल किया है जी। उपचुनाव में जितनी लड़ेंगे उतनी वो भी जीत के आएंगे, एक और सीट। अरे जो भी लड़ेंगे वो जीत के वो आएंगे। भी दे दे बीजेपी तो आप ऐसा थोड़ी नहीं। देर वो हमको सीट है, एक आपसे हम सीट थोड़ी मांगेंगे। मीरापुर वो भी, ये नेताओं का काम है। तो बताओ हम कितनी लड़ेंगे ये आपको बाद में बताएंगे। एक अब वो क्या है, अगर 1 से 2 हो जाए ये तो मुझे हम आपके बताना कहने पे वो नहीं आएंगे। एक अगर वो भी कहना पड़ेगा। आप कितना भी प्रयास कर लो मैं बोल एक सीट तुम्हें जी। मैं नहीं बोलने वाला। ओके, आप कितना भी कर लो मैं नहीं बोलता। सवाल लेकिन सही है, वाजपेयी जी ने बात उन्होंने कही। ये भी कहा, जवाब भी सही। नहीं, ये नहीं कहा। अरे पूछो, पूछ लो। अरे मैं तो सुना हूँ लगे हाथ ना, ये नहीं लगे कहा हाथ, जवाब पूछो, सही है। उन्होंने कहा आपके सवाल सही हैं, ये कभी नहीं कह सकते वाजपेयी जी। बोलो अंशु, अब कांग्रेस के सामने नेक्स्ट चैलेंज क्या है? देखिए ब्रजेश जी, चैलेंज से ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का जनादेश हमें मिला, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम जितना सोच रहे थे उससे जनता ने बढ़ के दिया है। तो जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को श्री राहुल गांधी जी ने समझा है, इसीलिए उन्होंने वायनाड छोड़ के रायबरेली सीट रखी है। हम उत्तर प्रदेश में जो हमारा गठबंधन है उसके साथ पूरी गंभीरता के साथ उस पर काम कर रहे हैं, और हर एक पहलू पर एक बेहतर संवाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि कोई भी दूसरे जो लोग हैं उसका फ़ायदा ना उठा सके, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे लोग। और साथ के साथ जो और कैसे ज़्यादा इन मुद्दों को धार दी जाए, क्योंकि बीजेपी आपकी के जो पास प्रेजेंट यूपीसीसी है वो कंटिन्यू रहेगी या फिर अध्यक्ष वगैरह बदलाव होगा? बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे। हमारे सेम सेटअप के साथ आप जाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने क्या कहा ब्रजेश जी? सेम सेटअप के साथ ही आप आगे बिल्कुल चुनाव में बिल्कुल जाएंगे? आगे जाएंगे। और देखिए, प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी कंटिन्यू ने करेंगे? बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। और आप देखिए कि अजय राय जी ने बहुत बार ऐसा हुआ कि कई राउंड में प्रधानमंत्री को पीछे किया, आगे चले वो। तो बनारस की जनता दिन पर दिन, और उनके प्रदेश में बनने से कार्यकर्ताओं में एक ताकत मिली। ओके, आप मुझे बताइए दीपक जी, नेक्स्ट जो ये 10 सीटों का चुनाव है, आपकी पार्टी ने कोई स्ट्रेटजी वगैरह बनाई है या फिर आप इसी लहर में सोच रहे हैं ये सीटें निकल जाएंगी? नहीं, देखिए विजय जी, बात लहर की नहीं है, और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी एक्सपेक्टेशन से हमें कुछ सीटें कम मिली। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है समाजवादी पार्टी की 50+ की हमारी एक्सपेक्टेशन थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी एक्सपेक्ट करते थे। उन सीटों पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उस सीटों की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ हमसे चूक रह गई। जैसे आपने मेरठ का जिक्र किया, मेरठ मात्र हम 9-9.5 हज़ार वोट से हमारे। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन बांसगांव में बहुत कम मार्जिन से हारा चुनाव। ऐसे बहुत से फूलपुर की सीट है, अलीगढ़ की सीट है, कम मार्जिन से हारे। अलीगढ़ जिताए हैं, देखो कैसे जीते। अलीगढ़ के अब देखिए, इनका वोट मिला होता तो हारते। अनिल भाई जो है बड़े साहब जाट वोट सपा में चला और गया। इन्हीं के एक प्रवक्ता है, ये गॉड नोस क्या, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये पार्टी के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो इन्हीं के। मैं कहता हूं कि 10 जाट अलीगढ़ से लाएं, जो कहा हो कि हम कमल पे वोट दिए, अलीगढ़ से लाएं। भाजपा वालों को जयचंद कह रहे हैं। कौन? अरे इन्हीं के प्रवक्ता है, क्या है क्या नहीं, वो जयचंद कह रहे हैं और आप बता रहे हैं बड़ी आपसी सामने। ओके, मैं हेमंत तिवारी जी को इन्वाइट करता हूँ। हेमंत जी, बीजेपी, अब मैंने वो सवाल वाजपेयी जी से भी किया था और आप थोड़ा सा इसको बताएं। बीजेपी में भी वही बीमारी लग गई जो कभी सपा बसपा कांग्रेस में थी, आंतरिक कलह, भितरघात, गुटबाजी। क्या बीजेपी इससे उबर पाएगी? इसका कोई इलाज खोज पाएगी? चुनाव के दौरान तो नहीं खोज पाए, उसके बाद भी क्या कोई विलिंगनेस दिख रही है आपको कि बीजेपी इसे खत्म कर पाएगी इस तरह की परिस्थितियों को? श्रीमान ब्रजेश जी, बीजेपी की गुटबाजी तो 2013 से खत्म हुई, जब अमित शाह यहाँ प्रभारी महासचिव बन करके आए। उसके पहले तो यहाँ 8 गुट होते थे, 6-7 नहीं, पूरे 8 गुट होते थे, और एक से एक बड़े सरदार होते थे गुटों के। गुटबाजी की सबसे बड़ी शिकार तब थी। 2013 के बाद से गुटबाजी बंद हुई। गुटबाजी प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी में नहीं है, लेकिन अभी है या नहीं? ये बात तो सामने आई है कि बहुत नहीं, वो स्थानीय स्तर पर है, मात्र स्थानीय स्तर पर आप कह सकते हैं। उसके ऊपर गुटबाजी ऐसी नहीं है कि जो प्रत्यक्ष दिख रही हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को लगातार इतनी बड़ी कामयाबी मिली, यह पेस मेंटेन करने के लिए उसको अपनी छोटी कमियों पर ध्यान देना चाहिए था, अपनी पॉलिसीज पर ध्यान देना चाहिए था। और सबसे बड़ी चीज़ जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है
उसकी सबसे बड़ी ताकत जो है उसका वर्कर, उसका ग्रास रूट वर्कर, उसका पन्ना प्रमुख, उसका मंडल का पदाधिकारी, उसको एक बार एक्टिवेट करने की जरूरत है। चाहे काशी का परिणाम देखिए, काशी में कार्यकर्ताओं ने सोचा मोदी जी तो जीत ही रहे, ऐसे ही ज्यादातर उदासीनता का माहौल रहा, निष्क्रियता दिखी, वोटर आए नहीं, क्यों नहीं आए? क्या वर्कर्स का सम्मान नहीं हो रहा है? ये देखना पड़ेगा। क्या वर्कर्स का जो अच्छा, दुबे जी कह रहे हैं हमको तो बार बार घेर रहे हो, हमसे सवाल कर रहे हो, और ये भी तो पूछा जाए ना कि भाई राजभर और क्या कह रहे, राजभर और निषाद, इनसे भी तो पूछा जाए। स्वाभाविक रूप से राजभर निषाद से पूछा जाएगा, उनके सहयोगी, उनका बेटे दोनों के हार गए आपका चुनाव, पूरा वोट क्यों अपने बच्चों को नहीं जिता पाए वो, बेटे हारना, बीजेपी को क्या जिताएंगे? बेटों खाना अलग विषय है, लेकिन सेंट्रल से लेकर के पूर्वांचल तक उनकी जो अपनी जातियों पर पकड़ बताई जाती है और है भी रही है अतीत में, ऐसा नहीं है। देखिए कौशाम्बी, निषादों के अच्छे वोट हैं, सपा जीती। अब आप चलिए रॉबर्ट्सगंज, वहाँ नहीं जिता पाए। सुल्तानपुर आपका प्रिय जिला, वहाँ से तो निषाद कम्युनिटी का ही सपा का उम्मीदवार जीत गया। चलिए जौनपुर देख लीजिए, आपका गृह जिला। चलिए मछली शहर आपकी गृह सीट, आपका उदाहरण आपके सामने। संत कबीर नगर देख लीजिए, घोसी देख लीजिए, बस्ती देख लीजिए, चंदौली देख लीजिए, बलिया देख लीजिए। मैं गाजीपुर तक का उदाहरण दे रहा हूँ। कहाँ राजभर और निषाद ने बीजेपी की मदद इससे बड़ी चिंता, राजभर निषाद छोड़ दीजिए, इससे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो पासी यानी पासवान वोटों का शिफ्ट होना बड़े पैमाने पर। हाँ, ये आपने आज से नहीं, हाँ ये कही, जो बरसों से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते आ रहे हैं, ये पासवान वोटों का जाना। 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पासी कम्युनिटी से समाजवादी पार्टी में है। बिल्कुल बिल्कुल, 3 बीजेपी के पास है। आपने हमारी सीट तो बता दी, आपने हमारी सीट बता दी। अरे आपने मेरी सीट बता दी, आपकी अपनी सीट। मैं कौशाम्बी बोला, अरे हेलो, अपनी नहीं बोल रहे, अरे कौशाम्बी बोला हूँ, दूसरे कोई ना पहला नाम कौशाम्बी का, वहाँ भी पासवान, पहला नाम कौशाम्बी, वहाँ भी पास, वहाँ से वहाँ मैं तकनीकी गलती नहीं कर निषाद है, लेकिन आपकी सीट जौनपुर में निषादों ने वोट क्यों नहीं दिया? पासी लोगों ने, निषादों ने आपकी सीट पे क्यों नहीं दिया? ये बात तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर पूछनी चाहिए डॉक्टर संजय निषाद से और ओम प्रकाश राजभर से। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, शुक्रिया। मैं वक्त की कमी है, वरना आज की डिबेट तो 2 घंटे चलाई जा सकती थी। आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे भी शानदार होगा। नमस्कार।